हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केपीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 7 मुगल साम्राज्य के बारे में। कल हमारी पहली क्लास मुगल साम्राज्य की हो चुकी है। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारे मुगल साम्राज्य की ये दूसरी क्लास है। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने मुगल साम्राज्य के विस्तार के बारे में पढ़ा था। मुगल साम्राज्य का जो विस्तार है वो 16वीं शताब्दी से शुरू हो चुका था, यानी 16वीं शताब्दी से मुगल साम्राज्य का विस्तार होने लगा था। 17वीं शताब्दी आते आते इसका विस्तार जो है पूरी तरीके से हो चुका था। अब मुगल साम्राज्य के जो पहले शासक थे, पहले सम्राट थे, वो कौन थे? तो वो बाबर थे। कल हमने बाबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो इसके मुगल साम्राज्य के पहले शासक थे, पहले संस्थापक थे। क्लियर है? इनके पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा था, जो फरगान नामक एक छोटे से राज्य के शासक थे। जिसके बाद बाबर जो है उनके उत्तराधिकारी बने। जिस समय वो उत्तराधिकारी बने फरगान राज्य के, उस समय उसकी उम्र जो है वो मात्र 12 वर्ष के थे। ठीक है, सिर्फ 12 साल के वो उस समय थे। उनके 4 पुत्र थे। उन्होंने बादशाह की भी उपाधि धारण की थी। कब? 1507 में उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने। इनके 4 पुत्र थे। हुमायूं थे, कामरान थे, अरी थे और हिंदाल थे। ये इनके 4 पुत्र थे। सबसे पहले युद्ध में जो तोप और गोलाबारी का जो प्रयोग हुआ था वो कब हुआ था? तो आरंभिक 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी मतलब मुगल साम्राज्य का शुरुआत, मुगल साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, तो उसी समय तोप और गोलाबारी का 16वीं शताब्दी के आरंभिक में, शुरुआत में ही इसका उपयोग होने लगा था। किस युद्ध में हुआ था? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था, जो 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर के विजय हुए, बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी हारा था। तो जब भी आए युद्ध और तोप गोलाबारी का प्रयोग जो है सबसे पहले कब हुआ? तो 16वीं शताब्दी में हुआ। 16वीं शताब्दी मतलब मुगल साम्राज्य का शुरुआत, मुगल साम्राज्य का विस्तार। और जब मुगल साम्राज्य का नाम आता है तब उसके पहले शासक, पहले सम्राट कौन थे, पहले संस्थापक कौन थे? तो वो बाबर थे। क्लियर है यहाँ तक? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा, उनकी जो आत्मकथा थी वो, उनका क्या नाम था? तो बाबरनामा। किसने रचना की थी? बाबर ने रचना की थी। खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। तो बाबर ने क्या किया था? अपनी आत्मकथा में औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया था। उनके आत्मकथा में क्या देखने को मिला कि औपचारिक बागों और उनकी योजना, यानी वो योजना बना रहे थे औपचारिक बागों की और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किए थे। इन्होंने क्या किया था? औपचारिक बाग जो थे उसकी योजना बना रहे थे और उनको बनाने में, जो औपचारिक बाग है उसे बनाने में उनकी कितनी रुचि थी, इनका वर्णन उन्होंने अपने आत्मकथा बाबरनामा में किया था। क्लियर है? अब ये औपचारिक बाग जो है ये है क्या? औपचारिक बाग क्या है? तो औपचारिक बाग योजनाओं, अक्सर ये बाग जो होते थे, औपचारिक बाग जो होते थे, ये दीवार से घिरे होते थे। ये क्या होते थे? अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चारों भाग में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। ये चारों भाग में क्या थे? कृत्रिम नहरों द्वारा, मतलब चारों भाग में नहरें थी, भागों द्वारा विभाजित आयताकार अहाते स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते हैं। अब ये 4 बाग, इनका नाम क्यों दिलाया? क्योंकि चारों भाग में जो बटा हुआ था वो समान रूप में बटा हुआ था। चारों भाग समान रूप में बटे होने के कारण इनका नाम जो है 4 बाग कहलाया था। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखिए, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर ने की, यानी अकबर के समय से इसकी जो परंपरा है, इसकी शुरुआत जो है 4 बाग की बनाने की, ये अकबर के समय से शुरू हुआ था। ये विचार, ये इच्छा जो थी, ये रुचि जो थी 4 बाग की, ये बाबर की थी। इच्छा, रुचि, योजना जो थी ये बाबर की थी 4 बाग की, लेकिन इनकी
चारबाग बनाने की जो परंपरा की शुरुआत हुई वो अकबर के समय से हुई थी। क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर चारबाग के रुचि का, योजनाओं का बात होता है तब बाबर, ठीक है, रुचि तो बाबर की थी, इच्छा तो बाबर की थी, योजना जो लगाई थी वो भी बाबर की थी, लेकिन इसकी जो परंपरा थी, चारबाग बनाने की परंपरा की शुरुआत ये अकबर के समय से शुरू हुआ था। अब ये चारबाग है क्या, तो मुगल चारबाग के उदाहरण क्या है? हुमायूं के मकबरे का चारबाग जो दिल्ली में है, कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग, नेक्स्ट है लाल महल बाड़ी में चारबाग को तटबाग के रूप में अपनाया गया है। क्या? लाल महल बाड़ी में जो चारबाग है उसे तटबाग के रूप में अपनाया गया है। क्लियर है? तो ये 3 जो है ये आपके मुगल चारबागों के उदाहरण हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? हुमायूं थे, कामरान थे, अस्करी थे और हिंदाल थे। तो हम लोग हुमायूं के बारे में पहले जानते हैं। तो इनका जो शासन है वो कब से कब तक रहा? तो 1530 से 1556 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। ये जो है 29 दिसंबर 1530 को गद्दी पे बैठे थे। 23 वर्ष की उम्र में आगरा के गद्दी पर यानी सिंहासन पे 23 वर्ष की उम्र में वो बैठे थे। अब हुमायूं ने अपने पिता के वसीयत के अनुसार यानी जायदाद के अनुसार यानी अपने पिता के कहने के अनुसार उन्होंने क्या किया था? अपने जायदाद का बंटवारा कर दिया था। उन्होंने अपने सभी भाइयों में, जिसमें कामरान को काबुल और कंधार दिया था, मिर्जा अस्करी को संभल दिया था, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ के जागीरें दी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? अपने जायदाद को सभी भाइयों में अपने बांट दिया था अपने पिता के कहने के अनुसार, यानी उनके पिता के जो वसीयत थे, उनका जो कहना था कि सारे भाइयों में बांटना चाहिए, तो उन्होंने सारे भाइयों को बांटा था। नेक्स्ट है 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिन पन्हा नामक नए नगर की स्थापना की थी। हुमायूं ने कौन से नए नगर की स्थापना की थी? तो दिन पन्हा नामक 1533 ईस्वी में। क्लियर है? हुमायूं ने की थी दिन पन्हा नामक 1533 में। नेक्स्ट देखते हैं शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था। शेर खान ने क्या किया था? हुमायूं को 2 बार हराया था। कब कब? एक चौसा के युद्ध में जो 25 जून 1539 में हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह जीते थे और हुमायूं की हार हुई थी। ठीक है, शेरशाह ने पदवी ग्रहण कर ली। जब चौसा का युद्ध हुआ, जब चौसा के युद्ध में शेरशाह ने जीता, तो उस समय क्या हुआ? शेर खां जब जीते उस समय इन्होंने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली थी, यानी अब इनका नाम जो है शेरशाह कहा जाने लगा था। इन्होंने चौसा के युद्ध के बाद ये पदवी ग्रहण की थी। ठीक है, किसके बीच हुआ था चौसा का युद्ध? हुमायूं के बीच में और शेर खां के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेर खां की जीत हुई थी। उस जीत के बाद यानी चौसा के युद्ध के बाद ही शेरशाह ने पदवी ग्रहण कर ली। दूसरा जो हुआ था वो बीरग्राम या कन्नौज युद्ध, जो 17 मई 1540 में हुआ था। ये भी शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर खान जीते थे और हुमायूं की हार हुई थी। शेर खां और हुमायूं के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, यानी 2 बार जो है हुमायूं ने हारे थे। तो शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब क्या किया? बीरग्राम और कन्नौज का जो युद्ध हुआ शेर खां और हुमायूं के बीच, तो उस युद्ध में क्या हुआ? हुमायूं हार गए, शेर खां जीत गए। तो उस युद्ध के बाद शेर खां ने क्या किया? आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। क्लियर है? फिर से समझिए, शेर खां और हुमायूं के बीच 2 बार हराया था, यानी शेर खां ने हुमायूं को 2 बार हराया था। किस किस युद्ध में हराया था? तो पहला जो था वो चौसा का युद्ध था, जो 25 जून 1539 में हुआ था। किसके बीच? शेर खां के बीच और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर खां जो है जीते थे और हुमायूं हारे थे। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ था? शेर खां तो जीत गए थे, तो उन्होंने पदवी शेरशाह की पदवी जो है वो ग्रहण कर ली थी। और दूसरा जो युद्ध हुआ था, जिसमें
फिर से हुमायूं हारे थे वो था बीलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, जो 17 मई 1540 में हुआ था। इसमें भी शेर खां जीते थे और हुमायूं जो है दोबारा से हारे थे। अब इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने क्या किया, तो उन्होंने आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद हुमायूं जो है वो क्या किए, 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम जो थी उनसे उन्होंने निकाह कर लिया, उनसे उन्होंने शादी कर लिया। इन युद्ध को हारने के बाद उन्होंने शादी किया। फिर क्या हुआ, शादी के बाद हमीदा से ही अकबर जैसे एक महान सम्राट की जन्म हुआ। यानी हमीदा ने अकबर नामक एक महान सम्राट को जन्म दिया। किसका पुत्र था अकबर, तो हुमायूं का था। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर क्या हुआ था, अकबर का जन्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके क्या किया, पुणे से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। यानी पुनः हुमायूं जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम ने की थी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। तो हुमायूं जो थे वो क्या थे, वो ज्योतिषी पे विश्वास करते थे। हुमायूं क्या करते थे, ज्योतिषी पे विश्वास करते थे। वो क्या करते थे, हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। लोगों का मानना होता है शुक्र को इस कलर के कपड़े पहनो, मंगल को ऑरेंज कलर के कपड़े पहनो, सैटरडे को आप ब्लैक पहनो, इस तरह का एक मानना होता है। तो जो हुमायूं थे वो ज्योतिषी पे विश्वास करते थे। वो क्या करते थे, सप्ताह में 7 दिन जो है अलग अलग कलर के कपड़े को पहनते थे। क्लियर हो गया हुमायूं के बारे में। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, मुगल साम्राज्य के बाबर के बारे में। मुगल वंश का जो संस्थापक थे वो बाबर थे। अब बाबर के जो पुत्र थे वो हुमायूं थे। बाबर के तो 4 पुत्र थे, उनमें से एक हुमायूं थे जिन्होंने अपने पिता के वसीयत के अनुसार, यानी पिता के कहने पे अपने तीनों भाई को एक एक चीज जो है, जगह जो है दे दी थी शासन करने के लिए। और हुमायूं जो थे उन्होंने क्या किया, वो आगरा के गद्दी पर बैठे थे। क्लियर है, वो आगरा के गद्दी पे बैठे थे। कब से कब तक हुमायूं का शासन काल था, 1530 से 1556 तक हुमायूं का शासन काल रहा था। पिता के कहने के अनुसार वो सभी भाइयों में अपने वसीयत या जायदाद का बंटवारा किया था। और शेर खां और हुमायूं के बीच जो है वो 2 बार युद्ध हुआ था। 2 बार हुमायूं हारा था, एक चौसा के युद्ध में हारा था, एक कन्नौज के युद्ध में हारा था। क्लियर है। उसके बाद हुमायूं क्या किया, जब हारा वो, तो उन्होंने हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। अब निकाह के बाद जो है हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अकबर था, जो महान सम्राट थे। हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो गुलबदन बेगम ने की थी। यहाँ तक क्लियर हो गया हुमायूं का। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, यानी हुमायूं के पुत्र अकबर। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका शासन था। अकबर किसके पुत्र थे, तो ये हुमायूं के पुत्र थे। ठीक है। तो अकबर का देखिए, अकबर के शासन काल को 3 अवधि में विभाजित किया जा सकता है। इनके शासन काल को क्या किया गया था, 3 अवधि में विभाजित किया गया था। पहला जो था वो 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारी से क्या हुए थे, स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है। सिर्फ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, अभी डिटेल्स में हम एग्जाम के बाद आराम से पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिर्फ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा है। तो दूसरा जो है 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान था। और नेक्स्ट जो था 1585 से 1605 के मध्य क्या था, अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ था। यानी इस समय 1585 और 1605 के मध्य में अकबर का जो साम्राज्य था उसका विस्तार हुआ था।
बैरम खां जो है 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर के संरक्षक रहा। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। कब से कब तक वो रहा था? तो 1556 से 1560 तक। क्लियर है? क्योंकि यहाँ भी देखिए लिखा गया है मध्य अकबर में संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारी जो थे उनसे स्वतंत्रता उन्होंने यानी उससे स्वतंत्र हो गए थे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अकबरनामा और आईने अकबरी किसकी रचना है? तो अकबर के करीबी मित्र दरबारी अबू फजल की रचना है। अकबरनामा और आईने अकबरी किसकी रचना है? तो ये अबू फजल की रचना है जो अकबर के करीबी मित्र थे और दरबारी भी थे उसके। ठीक है। नेक्स्ट है अकबरनामा में अकबर के शासनकाल के इतिहास को 3 जिल्दों में बांटा गया है। अब जो ये अकबरनामा है जो अबू फजल द्वारा लिखी गई है, इसे अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में बांटा गया है। ठीक है। अकबरनामा में अकबर का जो शासनकाल है उसके इतिहास को 3 जिल्दों में बांटा गया है। वो कौन कौन है? जो पहली जिल्द है वो है अकबर के पूर्वजों का बयान। दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण, यानी उसके शासनकाल में जितनी भी घटनाएं हुई थी उन सभी का विवरण जो है वो दूसरी जिल्द में दिया गया था। और जो तीसरी जिल्द है वो क्या है? वो है आईने अकबरी। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। अब इसमें क्या है? इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजसभ और साम्राज्य का भूगोल का पूरा ब्यौरा, ठीक है, पूरा जो भी उनके साम्राज्य के जितना भी उनका ब्यौरा था वो सभी जो है वो आईने अकबरी में दिया गया है। क्लियर है? तो अकबरनामा और आईने अकबरी किसकी रचना है? तो अबू फजल की रचना है। अबू फजल कौन थे? तो अकबर के मित्र भी थे और उसके दरबारी भी थे। अकबरनामा में अकबर के शासन काल को, इतिहास को 3 जिल्दों में दिखाया गया है। जो पहली जिल्द थी वो थी अकबर के पूर्वजों का बयान, यानी उनके पूर्वजों के बारे में, उनके पूर्वजों का क्या कहना था, कैसा उनका नियम था, ये सभी चीज़ों को पहली जिल्द में दिखाया गया। दूसरी जिल्द में अकबर का शासनकाल, पहले में तो उनके पूर्वजों को दिखाया गया, उनके शासनकाल का, उनके बारे में, उनके कहे हुए जो भी बातें थी उनके बारे में। दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटना का विवरण, यानी उसके शासनकाल में जितनी भी घटनाएं हुई थी उन सभी का विवरण दूसरी जिल्द में दिखाया गया था। और जो तीसरी जिल्द थी वो थी आईने अकबरी। आईने अकबरी में क्या है? इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजसभ, साम्राज्य के भूगोल का पूरा ब्यौरा जो है वो आईने अकबरी में दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। वो कौन कौन थे? अबू फजल, जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। अबू फजल, फौजी तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना और फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये जो थे अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले ये 9 रत्न थे, जिसमें अबू फजल जो थे उन्होंने अकबरनामा, आईने अकबरी की रचना की थी। और जो बीरबल थे दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक थे। बीरबल कौन थे? दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम यानी पहले और अंतिम हिंदू शासक थे। दीन इलाही जो है इसके प्रधान पुरोहित जो थे, इसके प्रधान पुरोहित वो अकबर थे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। है जहांगीर। अब जहांगीर का शासन कब से कब तक रहा? तो ये 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। अब ये जो थे ये अकबर के उत्तराधिकारी थे। जहांगीर इनका नाम बाद में पड़ा, पहले इनका नाम क्या था? अकबर के उत्तराधिकारी कौन थे? सलीम हुआ। सलीम जो है वो अकबर के उत्तराधिकारी हुए, यानी कि उनके पुत्र, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को निरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठे थे। अब इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो निरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठे थे और तब से उन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा। जहांगीर ने
अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जो अकबर का सैन्य अभियान था उसको जहांगीर ने आगे बढ़ाया। अब जहांगीर को क्यों जाना जाता है, तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी होती थी। ये जो न्याय की जंजीर होती थी ये सोने की बनी होती थी, जो आगरा के किले के सहबुज्र और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। क्लियर है। जहांगीर के बड़े पुत्र, अब जो जहांगीर के बड़े पुत्र थे वो कौन थे, वो खुसरो थे। अब इन्होंने क्या किया, तो 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। इन्होंने 1606 ईस्वी में अपने पिता के ही विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था, जिससे क्या हुआ, खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जलधार के निकट भैरववल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, खुसरो को पकड़ के कैद में डाल दिया गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद यानी जहांगीर के बाद कौन शासक बने थे, तो शाहजहां। शाहजहां जो है वो सिंहासन पर बैठे थे। कब से कब तक, 1627 से 1657 ईस्वी तक। क्लियर है। जहांगीर के बाद सिंहासन पे कौन बैठा, तो शाहजहां बैठा था। कब से कब तक, 1627 से 1657 ईस्वी तक इन्होंने गद्दी पर बैठा था। तो आज के लिए इतना ही। इससे एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, तो आगे और जाने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ तक काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।